हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं, प्रीति मंडियाल। इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पर हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में सही मायनों में एजुकेशन का लोकतांत्रिकवाद हो, हर घर पढ़ाई पहुँचे, हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ब्रांड न्यू लेसन लेकर आए हैं, जिसमें आप हेडिंग तो देख ही सकते हैं, हंटर कमीशन 1882। आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं, जो इंग्लिश NTA पेपर 2 यूनिट 6 के तहत वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे आने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, पिछले लेसन में हमने जो कमीशन पढ़ा था उसमें बहुत सारी उस कमीशन की रिकमेंडेशंस पढ़ी थी, इफ़ यू डू रिमेंबर, एंड दैट वाज वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, तो जैसे हमने उस पर बहुत सारी रिकमेंडेशंस पढ़ी थी, वैसे ही इस हंटर कमीशन में भी हम काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कहा गया एंड ऑल। और जैसे पीछे मैंने जब आपको वुड्स डिस्पैच करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे जो मेन चेयरपर्सन होता है किसी भी कमेटी का, कमीशन का, वो आपने करना है, उसका नेम करना है। साथ में उस समय पे कौन मेन गवर्नर जनरल रहे थे, वो भी आपने करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था। ठीक है, तो सेम चीज़ अभी हंटर कमीशन में भी हम करेंगे। तो आइए करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हंटर कमीशन है, ये बेसिकली 1882 1882 में आया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है लॉर्ड रिपन, क्योंकि हंटर कमीशन के समय जो मेन गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड रिपन थे, जो और इसके जो चेयरपर्सन थे वो हंटर थे। जनरली दोस्तों, जो कमीशन होता है वो उसका जो नेम है उसके चेयरपर्सन के नाम पे होता है, तो हंटर इसके मेन चेयरपर्सन थे, तो इसका नाम हो गया हंटर कमीशन। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये चीज़ें आपको इसी स्लाइड में पता लग गई। और यहाँ पे ये जो फोटो है ये लॉर्ड रिपन का है, जो उस समय पे गवर्नर जनरल थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस कमीशन से संबंधित सारी खास बातें करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ हंटर कमीशन कब आया। 1882 में, ये तो आपको पता लग ही गया। इसके चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन थे हंटर। तो पूरा नाम इनका है विलियम हंटर। ठीक है, पेपर में ये भी प्रश्न आता है, पूरा पूरा नेम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आपने ना कई बार ये नोटिस किया होगा कि जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू सम स्टडी, जब हम पढ़ते हैं तो व्हाट हैपन कि मेन जो हंटर है, जैसे वो सबको याद रह जाएगा, वो पूरा नेम याद नहीं होता, पर इससे भी पेपर में प्रश्न आ जाता है। सो डू रिमेंबर कि ये जो हंटर है ये बेसिकली विलियम हंटर है, जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है इस समय पे। और इसके अलावा इसको अपॉइंट किसने किया था, किसके समय ये अपॉइंट हुआ है? इट वॉज अपॉइंटेड अंडर लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इस समय जो है मेन गवर्नर जनरल की पोजीशन पे थे। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ लॉर्ड रिपन इस समय गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल थे। क्या ये मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ? क्या ये सही है? आप इसे गूगल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल की पोजीशन में थे, यस और नो। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे सोर्सेज हैं, अथाह सोर्सेज हैं, लिमिटलेस, है ना, सभी पढ़ाते हैं। आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज गलत भी पढ़ाते हैं, और उस गलत को हम सही मान के आगे चल पड़ते हैं। तो नकल मारिए अकल के साथ। नकल इन द सेंस कि ठीक है, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उसका कंटेंट फॉलो करिए करिए, पर अकल के साथ। साथ साथ में फैक्ट फिगर को क्रॉस चेक भी करते रहिए, इससे आपका नॉलेज पक्का ही होगा, और कुछ नहीं होता। आप जितनी बार चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, उतना आपका नॉलेज पक्का ही होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिलती है। मतलब क्रॉस चेक से क्या होगा, आपने उसी चीज़ को दोबारा देखा तो वो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। दूसरा, कोई गलती तो नहीं है, ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो हंटर कमीशन आया है 1882 में। इसके चेयरपर्सन थे विलियम हंटर, और ये अपॉइंट किया गया था लॉर्ड रिपन के अंडर। इसके अलावा दोस्तों, अगली खास बात क्या है, इसे हम द इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, हंटर कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि
बेसिकली भारत के एजुकेशन से संबंधित ये कमीशन है, वो तो आप जानते ही हैं। इसने एजुकेशन को लेकर ही बहुत सारी हमें चीज़ें बताई, हेल्प की हैं, तो इसे हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। ये एक पॉइंट भी एक एमसीक्यू है। कमीशन के क्या फर्दर नेम है, ये भी पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। नाक आप ऐसे पकड़िए या ऐसे, हर एंगल से आपको पता होना चाहिए। जैसे मैग्ना कार्टे पीछे हमने पढ़ा था, वुड्स डिस्पैच को कहते हैं, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन हंटर कमीशन को कहते हैं। अब जैसे दोस्तों वुड्स डिस्पैच में हमने बहुत सारी रिकमेंडेशंस पढ़ी थी कि उसने क्या क्या कहा, वुमेन एजुकेशन, ये वो एंड ऑल, तो वैसे ही अब हम देख लेंगे कि हंटर कमीशन ने हमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, इसने क्या क्या बातें कही हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। 1 मिनट में ये लैपटॉप की बैटरी ऑन कर लेती हूँ, मेरे को मोबाइल की बैटरी थोड़ी, सॉरी लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम शो हो रही है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बात की थी एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, कि जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको एजुकेशन मिले। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये मुद्दा हंटर कमीशन के तहत उठाया गया, क्योंकि दोस्तों बैकवर्ड लोग वो हैं जो बेसिकली ऐसा पिछड़ा हुआ एरिया है जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, मान लो रोड्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, खाने पीने के सोर्सेज नहीं हैं, तो वो बैकवर्ड हो जाते हैं। बैकवर्ड एरिया जहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, तो उन वहाँ के एरिया के लोगों को भी हम पढ़ाएं, उनको भी हम अपने टारगेट पे रखें। जो जहाँ पे नहीं पहुँच रही एजुकेशन वहाँ पे भी हमने पहुँचानी है, ये मुद्दा इन्होंने उठाया। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बात की एजुकेशन ऑफ मुस्लिम, एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो मुस्लिम एक माइनॉरिटी ग्रुप है, उनको लेकर इन्होंने कहा कि पढ़ाया जाए। वुमेन की पढ़ाई की इन्होंने बात की। वुड्स डिस्पैच, इससे पहले मैंने आपको कराया था, दैट कमीशन वॉज द फर्स्ट कमीशन हु टॉक्ड अबाउट एजुकेशन ऑफ वुमेन। तो उसने भी बात की है वुमेन एजुकेशन की, वुड्स डिस्पैच ने, हंटर कमीशन ने भी बात की है। देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पर साथ साथ में पीछे का भी कंपेयर कर रही हूँ, है ना। तो ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी रहती है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इतने सारे पर्सन्स आप करेंगे, इतने सारे कमीशन एक्ट करेंगे, तो आगे बढ़ते रहिए पर पीछे का ना भूलिए। मेरी दादी कहावत कहते थे, आगे दौड़ पीछे चौड़ कभी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप आगे भाग रहे हो, कर रहे हो और पिछला आप भूल जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, पीछे का साथ साथ में कंपेयर करते हुए, रिवीजन करते हुए आगे बढ़े, इससे आपको ज़्यादा एग्जामिनेशन में हेल्प होगी। क्योंकि अकेला एक कमीशन के इंडिविजुअल लेवल पे भी प्रश्न आ सकते हैं और कंबाइन लेवल पे कंपेयर करते हुए भी प्रश्न आ सकते हैं। मतलब 4 स्टेटमेंट आ गई, 2 वुड्स डिस्पैच की, 2 हंटर की, फिर आपको पूछ लिया जी कौन सही है कौन गलत, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने क्या देखा, बैकवर्ड क्लासेस की बात कही, उनकी एजुकेशन की, मुस्लिम की एजुकेशन की बात कही एंड वुमेन की एजुकेशन की बात कही। नेक्स्ट दोस्तों इन्होंने कहा इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन का भारतीयकरण करना, यानी कि जो ऑलरेडी हमारा सिस्टम है एजुकेशन का भारत में, उसको ही आगे लेकर जाना। तो ये हंटर कमीशन ने कहा। अगर मैं यहाँ पे कहती यूरोपियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो उसका मतलब होता जो यूरोप का सिस्टम है एजुकेशन का वो यहाँ पर लेकर लाओ, जो वहाँ की लैंग्वेज है या जो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। पर इन्होंने कहा इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, भारत की जो अपनी एजुकेशन है उसको ही आप तवज्जो दें। इसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या कहा, जो मदर टंग है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए प्राइमरी लेवल पे। प्राइमरी लेवल पे आपके 5th तक के बच्चे आते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो हंटर कमीशन ने रेकमेंड किया जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जो छोटे लेवल के बच्चे हैं, उनकी लैंग्वेज का माध्यम मदर टंग होना चाहिए, है ना। अब यानी कि जो भाषा उनकी अपनी है, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, वही उनका मीडियम होना चाहिए। अब देखो ये तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, अगर आप उसको किसी ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश करोगे जो उसने ना कभी सुनी है, ना उसके घर पे बोली जाती है, तो उस लैंग्वेज में वो कैसे नॉलेज ग्रहण कर पाएगा, राइट। उस लैंग्वेज में वो नॉलेज ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर आपको प्राइमरी लेवल पे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनका बेस बनाना है, तो इट इज़ मस्ट एंड इट इज़ असेंशियल कि आप उनकी अपनी लैंग्वेज में ही उनको पढ़ाएं, मदर टंग में पढ़ाएं, ताकि एटलीस्ट उनका बेसिक बन जाए। एंड वंस दैट बेसिक इज़ देयर और वो मैच्योर हो जाते हैं, उनका दिमाग डेवलप हो जाता है, आप अगली लैंग्वेज की ओर मूव कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ कुडोज स्टेप, क्लैपिंग वाला स्टेप है।
कि प्राइमरी लेवल पे जो बच्चे हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग ही रखा जाए। ये एक साइंटिफिक है। जो लैंग्वेज आती है, बिल्कुल छोटे बच्चे का दिमाग इतना विकसित भी नहीं होता है, तो वही लैंग्वेज जो उनको आती है आप रखोगे, बच्चे बेहतरीन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने क्या कहा, इंक्रीज स्कूल फ्रॉम प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। तो जो प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग है उनके लिए स्कूल्स बढ़ा दिए जाएं, यानी कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं उनके टीचर्स की हम ज़्यादा से ज़्यादा फौज तैयार कर पाएँ। यहाँ पर एक बहुत ख़ास बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे आप देखोगे इंडिया में आपको प्राइमरी स्कूल की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी, फिर 10th तक के स्कूल की संख्या कम मिलेगी, +1 +2 की कम मिलेगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो और भी कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बहुत आगे तक पढ़ते हैं, ठीक है। पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट का इतना फोकस ज़रूर होता है कि एटलीस्ट कोई वो निरक्षर ना रहे, कोई ऐसा नहीं रहे कि किसी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जिसको कुछ आता ही नहीं है ना। कोई भी हो, कोई पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई ना पढ़े बिजनेसमैन बने, काम डजेंट मैटर, पर वो बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए ना कि वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल्स आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और प्राइमरी स्कूल सबसे ज़्यादा होने भी चाहिए ताकि कोई भी निरक्षर ना रहे, कोई भी ऐसा नहीं रहे कि किसी को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग के स्कूल भी बढ़ा दिए जाएं। इनडायरेक्ट उसने कहा कि हमको प्राइमरी स्कूल्स बढ़ाने हैं, हमको सब तक एजुकेशन पहुंचानी है, तो अगर हमको वो स्कूल्स बढ़ाने हैं, सब तक एजुकेशन पहुंचानी है, तो हमको प्राइमरी टीचर भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर वो हमें ज़्यादा चाहिए तो उनके लिए जो जोनर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, वो भी हमें बढ़ाने हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा जो लोकल बॉडीज़ हैं वो ही हैंडल करेंगी प्राइमरी एजुकेशन को। तो लोकल बॉडीज़ होते हैं जो नॉर्मल आपके SDM DC लेवल पे हैं, तो मतलब वो हैंडल करेंगे प्राइमरी एजुकेशन को, जो कि बहुत अच्छी बात है। सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, तमिलनाडु के किसी गांव में एजुकेशन की बात हो रही है, तो सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो तमिलनाडु के किसी गांव की सिचुएशन नहीं समझ सकती, है ना। कहीं की जो लोकलाइट सिचुएशन होती है वो वहाँ की लोकल बॉडी ही समझ सकती है, ओके। और जब प्राइमरी एजुकेशन की बात आए, जब बिल्कुल बेसिक एजुकेशन की बात आए जो मस्ट है देनी, एंड कहीं के लोकलाइट बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं, तो इट्स बेटर कि लोकल बॉडीज ही उसे हैंडल करें, क्योंकि उससे एडमिनिस्ट्रेशन सही होगी। तो इट इज़ अ कुडोज स्टेप, गुड, लोकल बॉडीज़ के हाथ में। मैं आपको यहाँ पे हर पॉइंट नहीं बता रही हूँ, हर पॉइंट को एज अ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि कहा गया है तो क्यों कहा गया है, ताकि आपकी भी एक पर्सोना डेवलप हो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा फोकस ऑन करिकुलम, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचर ट्रेनिंग एंड फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इन्होंने यहाँ पे 4 चीज़ें कही कि हमको 4 चीज़ों पे फोकस करना है। पहला है करिकुलम यानी कि आप सिलेबस क्या पढ़ाओगे बच्चों को, क्योंकि जो आप पढ़ाओगे एट द एंड वो एक मेजर रोल प्ले करेगा उनकी लर्निंग में। सेकंड है मेथड ऑफ टीचिंग, कि आप पढ़ाओगे किस तरीके से, क्या मेथड हो। जैसे देखो बिल्कुल छोटे जब नर्सरी लेवल के बच्चे होते हैं, उनको चाहे आपने ABC सिखानी है, पर इतना टफ होता है सिखाना, वहाँ पे उनको हैंडल करने का मेथड अलग है। थोड़े से बच्चे बड़े हो गए, उनको टीच करने का मेथड अलग है, और बड़े हो गए अलग हो गया मेथड, है ना। तो टीचिंग चाहे सेम रहे, पर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप किस उम्र के, किस जॉनर के, किस साइकोलॉजी वाले बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीचिंग के मेथड चेंज होते रहते हैं। फिर उस पर उन्होंने फोकस किया, ठीक है। तो पहला तो करिकुलम कि पढ़ाना क्या है सिलेबस, और दूसरा आपके टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए, टीचिंग का मेथड अच्छा होना चाहिए ऑब्वियसली, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सिचुएशन होना चाहिए। उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग, कि सिर्फ ये मत सोचो पढ़ाना है, टीचर को ट्रेन करो, प्रॉपर उसको बताओ, क्योंकि टीचर के हाथ में ना पूरे नेशन का फ्यूचर होता है। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो बाकी सभी प्रोफेशन तय करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस, पैसा तो जरूरी है ना, हवा में नहीं कोई चीज़ हो सकती, वी नीड मनी टू डू समथिंग, है ना। तो वो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही, जो बहुत ही अगेन क्लैपिंग वाली बात है। बेसिक चीज़ें कही हैं पर काबिले तारीफ चीज़ें हैं। दीज आर द मस्ट नीडेड फैक्टर्स वन शुड कीप इन हिज और हर माइंड वाइल थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मॉडल गवर्नमेंट हाई स्कूल होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर गवर्नमेंट लेवल पे हाई स्कूल होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाई स्कूल हो गए जहाँ पे आपकी 10th तक की एजुकेशन होती है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स में तो सब जा नहीं सकते,
और जब ये 1882 में जब ये कमीशन आया, प्राइवेट स्कूल इतने थे भी नहीं, मतलब थे ही नहीं, बेसिकली गवर्नमेंट ही चलता था। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेवारी है, जैसे पीछे मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूल हो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो बेसिक एजुकेशन है देनी है, वैसे ही हाई स्कूल भी होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। किसी एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे को किसी और डिस्ट्रिक्ट में ना जाना पड़े पढ़ने के लिए, उसके पास इतनी फैसिलिटी हो कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जा सके, है ना, क्योंकि बेटा आने जाने में भी इतना समय लग जाता है और इसी वजह से कितने बच्चे पढ़ाई क्विट कर देते हैं, तो वो ना हो। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा सेकेंडरी लेवल पे 2 प्रकार के कोर्सेज हों, एक है कोर्स ए जिसे कहेंगे यूनिवर्सिटी लेवल कोर्स, और एक है कोर्स बी जिसे कहेंगे वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। तो जैसे हाई स्कूल हो गया ना 10th तक, उसके बाद नेक्स्ट जो है, जैसे अभी तो +1 +2 होती है, पहले 10th के बाद डायरेक्ट कॉलेज शुरू हो जाते थे, मेरे फादर के टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा सेकेंडरी लेवल जो है, यानी कि जब हाई स्कूल हो गया उसके बाद का जो लेवल है, तो 2 ऑप्शन बच्चों के पास होने चाहिए। एक है यूनिवर्सिटी लेवल जिसमें वो नॉर्मल थ्योरेटिकल कोई चीज़ पढ़ें, कोई चीज़ सीखें, और एक है वोकेशनल एजुकेशन लेवल। वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें वो कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें, जैसे आपके ये जैसे आईआईटी होते हैं, है ना, आईआईटी बोलूँगी, आईटीआई बोलूँगी मैं, आईटीआई। जैसे आईटीआई में क्या होता है, कोई सिलाई कढ़ाई सीख रहा है, कोई मैकेनिक का सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का सीख रहा है, तो वो जो सारी स्टडी है वो नॉर्मल स्टडी नहीं होती है, वो वोकेशनल स्टडी होती है, जिसमें हम कोई ऐसी चीज़ बच्चों को सिखाते हैं जिस वजह से वो सक्षम हो जाते हैं अपनी आजीविका जीने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना वोकेशनल एजुकेशन का पीछे भी कॉन्सेप्ट आया है, पर हंटर कमीशन ने इसको फिर और ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, कि सिर्फ ऐसे ही नहीं हो कि बच्चे पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, बल्कि उनके अंदर कोई टेक्निकल वे से भी कोई चीज़ आ जाए ताकि उनकी जॉब जल्दी लग पाए। ठीक है, और अपने पाँव पे वो स्टैंड हो पाए। तो जो कोर्स ए है यूनिवर्सिटी लेवल, डैट इज़ नॉर्मल एजुकेशन, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, और कोर्स भी है वोकेशनल एजुकेशन, इट इज़ समथिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो आपको कोई जॉब दे दे। सो दोस्तों ये है हंटर कमीशन, ये हर एक पॉइंट एमसीक्यू है, और साथ में मैंने आपको काफ़ी सारे टिप्स ट्रिक्स भी दिए कि कैसे कंपेयर करते हुए, रिवाइज करते हुए पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को ज़रूर थम्स अप दें, प्यार दें। और क्या आप ऐसे ही कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर एनटीए पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट पे, तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, आज ही आप इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, जो लिंक है ऐप का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे कंप्लीट कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 का मात्र 2499 में अवेलेबल है। ठीक है, एंड उसकी भी हमने 833 पर मंथ की ईएमआई बना दी है। कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 ईयर जो है पक्का है। और बेटा ये इट इज़ नॉट अ सिंगल कोर्स बट इट इज़ अ बंडल ऑफ कोर्सेज, जिसमें हर यूनिट पे आपको कोर्स मिलेगा, प्रॉपर स्टडी मटेरियल, एमसीक्यूज, लेक्चर्स, लाइव जो है इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, प्रैक्टिस पेपर एंड पीवाईक्यू, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। और साथ में दोस्तों आपकी कोई भी क्वारी अगर है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमें ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मैं खुद और हमारी टीम खुद आपको गाइड करेगी, असिस्ट करेगी। साथ में बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, हमें वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो करें। इसी नोट पे लेती हूँ अलविदा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, टेक केयर।